दराज़ कामत गुलाब चेहरा, खुमार आँखें उजाल रखना, तेरी अदाओं से मर ही न जाएँ, खुदा की बंदी ख़याल रखना। ये सवात के इलाके में वाक़ एक छोटा-सा गाँव था, हरियाली से भरा, ऊँचे ऊँचे पहाड़, पहाड़ भरे दरख्त, पहाड़ों पर बने खूबसूरत से घर, अर्ज़ ये इलाका कुदरत का एक हसीन शाहकार था। उन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ पर वो ऊँची हवेली पूरे शान से खड़ी थी, खान ज़मान की हवेली। इस गाँव के सरदार थे वो, हर एक पर उनका रौब व दबदबा, पूरा इलाका उनसे डरता था और इनकी इज्जत भी करता था। वो थे ही इज्जत के काबिल, मज़लूमों के साथ बेहद रहमदिल और ज़ालिमों के लिए बेइंतहा ख़तरनाक, और इनका यही रौब व दबदबा और जलाल इनके पोतों ने वरासत में लिया था। खान जमान के दो बेटे थे, बड़े रहीम खान जमान और छोटे सजाद खान जमान। दोनों ही जरा नरम मिजाज के थे, लेकिन अपनी रवायतों के पकड़े पक्के। जब इनकी रवायतों पर बात आती तो कोई ना इनको एक इंच आगे कर सकता था ना पीछे। रहीम खान जमान की बीवी सारा रहीम खान, जिनको सब अम्मो जान कहते थे, इनके दो बच्चे थे। बड़ा बेटा इब्राहिम खान जो 30 साल का था, और उससे छोटी शमाइल खान जो 29 साल की थी। इनके यहाँ खानदान से बाहर शादी करने का रवाज ना था, और खानदान में शमाइल का मुनासिब जोड़ मौजूद ना था। इस वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई थी। सजाद खान जमान की बीवी मलाइका सजाद खान थी, जिन्हें सब मोरे कहते थे। इनके भी दो ही बच्चे थे, बड़ा यूसुफ खान जो 25 साल का था, और छोटी बेटी हानम खान जो अभी 17 साल की थी, और सबसे छोटा होने की वजह से घर भर में सबकी लाडली थी। आपो जान, अम्मा को नाश्ता दे दो, फिर को कॉलेज भी जाना है। हानम जैसे तैसे अपने बालों को बांधी किचन में दाखिल हुई। हाँ, आप जाकर बैठो, बाहर बैठो, मैं अभी लाती हूँ, और ये बाल भी खोलो, मैं खुद आकर बनाती हूँ अपनी गुड़िया के बाल। शमाइल हानम को बाहर भेजकर नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई। हानम, आपने मेरी कमीज कहाँ रखी? यूसुफ ने अपने कमरे से ही उसे आवाज लगाई थी। अल्लाह अकबर, यूसुफ आ रही हूँ मैं, एक सेकंड। मोरे, आप ये देखे, मैं अभी यूसुफ को कपड़े देख कर आई। यूसुफ को आवाज लगाकर वो मोरे को कहकर बाहर आई, शमाइल हमारा नाश्ता। इब्राहिम खान जो टेबल की तरफ बढ़ रहा था, शमाइल को बाहर निकलते देख सवाल किया। हाँ, आप बैठो, मैं अभी आ रही हूँ, इब्राहिम को कहकर वो यूसुफ के कमरे की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते की जिम्मेदारी शमाइल की थी, तो यूं ही भगदड़ मची रहती थी। इब्राहिम बैठने के लिए कुर्सी के आगे आया तो हानम ने आहिस्ता से कुर्सी पीछे खींच ली। हानम, हमने देख लिया है, कुर्सी वापस आगे करें। इब्राहिम ने घड़ी बंद करते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा, ओए माड़ा, आखिर तुमको पता कैसे चल जाती है? हम समझ गया, तुम वो झाड़ू वाले बाबा से जादू टोना कराती है ना? हानम ने गुस्से से कुर्सी आगे करी, लेकिन इब्राहिम की एक ही घूरी पर वो संभल कर बैठ गई कि मजीद कुछ बोलकर खतरा सिर लेना भी मुनासिब ना था। यूसुफ मिल गई कमीज। शुमाइल ने कमरे में दाखिल होकर यूसुफ से पूछा, जो शर्ट लेस खड़ा न जाने अलमारी में क्या तलाश कर रहा था। आपसे खानम, आपसे कितनी बार कहा है मेरी कमीज इधर ही रख दिया करें। शुमाइल यूसुफ ने अलमारी में मुंह दिए ही शुमाइल से कहा, हाँ तो मैंने यहीं रखी थी, अभी निकाल कर कहाँ चली गई? मेरा ख्याल है बानो अभी सफाई करके गई है, उसने कहीं इधर उधर कर दी है, वो अभी तुम्हारे कमरे की सफाई कर कर गई है। ये लो, मिल गई। वो कमीज ढूंढती जा रही थी, साथ मुसलसल बोल भी रही थी। आखिरकार कमीज मिल जाने पर उसने कमीज यूसुफ की तरफ बढ़ाई। यूसुफ ने कमीज लेने के लिए अलमारी से सर निकाला तो एकदम ठटक गया। वो बिखरे से हुलिये में होश उड़ा देने तक खूबसूरत लग रही थी, और कुछ वो यूसुफ के सामने दुपट्टे के मामले में जरा लापरवाह भी हो जाती थी। तभी उसका दुपट्टा अभी भी उस बस एक तरफ नाम को लटक रहा था। रवायती पठानों की तरह वो भी बेहद खूबसूरत थी, सुर्ख व सफ़ेद रंगत की मालक, खड़ी तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, इन पर लंबी घनी पलकों का साया, भरे भरे सुर्ख होंठ, और होंठों के ऊपरी किनारे पर तिल जो सारी तवज्जो अपनी तरफ खींचता था। नहायत खूबसूरत सरापे की मालिक वो नहायत खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से इसका नसीब इतना खूबसूरत ना था। यूसुफ यूसुफ कौन सी
دنیا میں چلے گئے؟ شمائل کے ہاتھ ہلانے پر وہ ہوش میں آیا۔ کچھ نہیں، ہاں آپ جائیں، میں آ رہا ہوں۔ یوسف نے بمشکل اس کے سراپے سے نظریں ہٹا کر قمیض پہنی۔ ہاں جلدی سے آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ شمائل اسے کہہ کر باہر چلی گئی۔ خانم آپ کے پیروں کی تیاری ہانم آپ کے پیپروں کی تیاری کیسے چل رہی ہے؟ ابراہیم نے ناشتہ کرتے ہوئے رخ اچانک سے ہانم کی طرف کیا تو وہ بڑی بری طرح اچھل پڑی۔ منہ میں پراٹھا بری طرح ٹھسا ہوا تھا، جیسے حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ جلدی جلدی نوالے کو چبا کر اندر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابراہیم اس کے خوبصورت نقوش دیکھنے لگا، گول مٹول سا چہرہ جس پر موٹی موٹی کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور موٹے موٹے گلابی ہونٹ، پھولے پھولے گلابی سیب جیسے سرخ گال اور دونوں گالوں پر پڑنے والے گہرے ڈمپل اور تھوڑی پر 3 ننھے تل۔ وہ دیکھنے میں پکی پٹھانی لگتی تھی، اوپر سے وہ کپڑے بھی بالکل مقامی پٹھانوں والے پہنتی تھی اور بچوں میں مقامی اسکول جانے کی وجہ سے اس کی اردو بھی پٹھانوں والی تھی۔ آج وہ اپنی خوبصورتی سے ابراہیم کے دل میں تہلکہ مچا دیتی تھی۔ جب اس کی پیدائش ہوئی اس وقت ابراہیم 13 سال کا تھا۔ اس کی پیدا ہونے کے بعد ابراہیم اور یوسف باقاعدہ لڑتے تھے اسے لینے کے لیے، اور ابراہیم چنانچہ بڑا تھا تو وہ جیت جاتا اور پھر خانم پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا۔ اس کی اٹیچمنٹ کو دیکھتے ہوئے خان سائی نے ابراہیم کا نکاح خانم سے کر دیا تھا۔ اوئے خان ماڑا، یہ تم کیسا سوال کرتی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے کا؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ ام پڑھائی میں کتنا زبردست ہے؟ اچھے اچھوں کو ام نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ خانم نے نوالا نگل کر پورے جوش سے کہا تو ابراہیم ہوش میں آیا۔ ہاں جی ہاں، مجھے اچھے سے پتا ہے کہ آپ پڑھائی میں کتنی زبردست ہیں۔ آج شام کو میرے آنے کے بعد کتاب لے کر میرے کمرے میں آ جائیے گا، شرافت سے کہہ کر وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوا تو خانم منہ بنا کر رہ گئی۔ یوسف نے گارڈ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن کر کے باہر نکالی۔ ابراہیم کی گاؤں سے باہر سوات کے شہری علاقے میں فیکٹری، وہ وہیں جاتا تھا، اور یوسف پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب خان سائیں کے ساتھ جرگے پر جاتا تھا۔ وہ تینوں صبح سویرے نکل چکے تھے۔ جرگے پر پہنچ کر یوسف نے گاڑی پارک کری اور باہر اترا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، باڈی بلڈنگ اس کا شوق تھا۔ روزانہ صبح وہ کافی دیر ایکسرسائز کرتا تھا جس سے اس کی باڈی بلڈروں کی جیسی باڈی تھی۔ سرخ و سفید رنگت کھڑی ناک، کالے سلکی بال، بھرے بھرے سرخ ہونٹ، عرض و خوبصورتی کا شکار تھا۔ گل خان بھاگا بھاگا آیا۔ آ جائیں خان، آپ کا ہی انتظار تھا۔ یوسف گل خان کے ساتھ اندر بیٹھا۔ اندر تمام سرداران اپنی اپنی نشستوں پر برجبان تھے۔ وہ آگے بڑھ کر خان سائی کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی جرگے کی شروعات ہوئی۔ ہاں تو ذیشان ملک، تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے وہ تمہیں بیچی ہیں، حالانکہ یہاں موجود سب لوگ جانتے ہیں کہ بات اس کے خلاف ہے۔ تم نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ خان سائی کے رعبدار آواز گونجی۔ خان سائی، یہ تو آپ نے غلط بات کر دی۔ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ وہ زمینیں میرے قبضے سے نکالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو جی اب بات یہ ہے کہ میں آپ کے بلاوے کو مد نظر رکھتے ہوئے آ تو گیا، لیکن یہ جرگے ورگے کی کسی بات کو تو میں نہیں مانتا۔ تو جی آپ بیٹھو، میں تو چلتا ہوں۔ ذیشان ملک سر تک ہاتھ لے جاتے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ پیچھے خان سائیں غصے سے کھولتے رہ گئے۔ یوسف نے بڑے غور سے ذیشان ملک کی اکڑ دیکھی تھی۔ ابراہیم نے فیکٹری کے باہر گاڑی پارک کری اور اتر کر اندر آ گیا۔ چند ملازمین اس کے ساتھ ہو لی۔ اس کی سیکرٹری تیزی سے اس کے آج کا شیڈول ڈسکس کرنے لگی۔ سر عفان ملک آپ کے آفس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آخر میں اس کی سیکرٹری فاریہ نے جھجکتے ہوئے خبر دی۔ وہ اس کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ اور وہ کس کی اجازت سے میرے آفس میں بیٹھا ہے؟ ابراہیم نے سرد نگاہوں سے فاریہ کو دیکھا تو فاریہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری سر، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کری تھی، لیکن ٹھیک ہے۔ ابراہیم نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹی اور کمرے کے اندر بڑھ گیا۔ اوہ کیا حال ہے ابراہیم خان؟ ابراہیم کے آفس میں داخل ہونے پر وہ کسی سے کھڑا ہوا تو ابراہیم نے اسے ہاتھ سے دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ ابراہیم نے سرد آواز میں دریافت کیا۔ بس کیا بتائیں، تم نے جو ہماری ڈیل سے انکار کر دیا تو سوچا خود تم سے ملاقات کریں۔ عفان
अफनान मलिक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ अफनान, इस डील से तुम्हें तो फायदा होगा लेकिन मेरा नुकसान ही नुकसान है, और इब्राहिम कभी घाटे का सौदा नहीं करता। बहुत खूब, लेकिन तुम भूल रहे हो कि हमने तुम्हें पेशकश करी थी। हमें तुम्हारी पेशकश से कोई गर्ज नहीं। तुम किसी और के पास जाकर ये पेशकश करो। कोई उम्मीद है पू- पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हारी डील कबूल कर लेगा। अब तुम जा सकते हो। इब्राहिम ने रुख सुर्ख आंखों से दरवाजे की तरफ इशारा किया, यानी कि दफान हो जाओ। तुम अच्छा नहीं कर रहे इब्राहिम, तुम्हें बहुत जल्द इसका हिसाब देना होगा। अफनान मलिक गुस्से से खोलता ऑफिस से निकल गया। इब्राहिम 8 बजे फैक्ट्री से वापस आया और सलाम करके सीधा अपने कमरे में चला गया। हानम, जाओ पीछे जाकर देखो, इब्राहिम को कुछ चाहिए तो उसे दो, बच्चा थका हुआ आया है। मोरे ने हानम को कहा, जो कब से इब्राहिम से छुपने की कोशिशें कर रही थी कि कहीं वो उसे पढ़ाने ही ना बुलाए। पढ़ाई से तो वैसे ही उसकी जान जाती थी। अम्मो जान, तुम देखता है ना, ये मारा मोरे अम से दुश्मनी करता है। अम को नहीं जाना, वो खान हर दफा अम को गुस्सा करके भगा देता है। हानम ने अम्मो जान की गोद में सर छुपाया। नहीं, तुम इधर आओ जरा, आज तो मैं तुम्हारी मार लगा ही दूं। माँ तो दुश्मन है ना तुम्हारी, और कितनी मर्तबा बोला है इब्राहिम से आप करके बात किया करो। मोरे ने अपने पाँव से चप्पल निकाली तो वो जिस जल्दी से ऊपर इब्राहिम के कमरे की तरफ भागी। तेरी सादगी, तेरी आजिज़ी, तेरे हर अदा कमाल है। मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है। वो धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन सामने खड़े खान को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओए खानम, ये तुम क्या करती है? अभी अम्मो जान को जाकर बताता है कि तुम अपनी पेट पर टैटू बनवाती है, वो भी इतना बड़ा। हानम, जिसने पहली मर्तबा इब्राहिम खान को शर्ट लेस देखा था, उसके सीने से लेकर पेट तक आते कोबड़ा के टैटू को देखकर फौरन अम्मो जान को शिकायत लगाने चल पड़ी। हानम खान, इधर आए फौरन। इब्राहिम जो कि अभी ऑफिस से आया था और शर्ट उतार कर नहाने जा रहा था, पहले तो हानम के धड़म से दरवाज़ा खोलकर अंदर आने पर सटपटाया और अब हानम को बाहर जाते देखकर दहाड़ा। ओई माँ! हानम इब्राहिम की धाड़ पर उछल पड़ी। खबरदार, जो आपने अम्मो जान को जाकर कोई उल्टी सीधी बात बोली। बहुत शौक है आपको अपना और हमारा मजाक बनवाने का। इब्राहिम ने उसे गुस्से से घूरा तो हानम ने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया। गुड, अब जाएं और अपनी किताबें लेकर आएं, और खबरदार, जो अब नोक नोक किए बगैर हमारे कमरे में आई तो। इब्राहिम की बात पर हानम फौरन कमरे से बाहर निकल गई तो इब्राहिम ने गहरी सांस भरी। वो हमेशा उसे ऐसी ही मुश्किल में डाल देती थी। यूसुफ अपने काम निपटा कर जिरके से वापस आया तो शमाइल्स किचन में थी। बाकी सब अपने अपने कमरों में थे। इस वक्त सब बड़े अमूमन आराम करते थे। फिर 1 घंटा बाद तकरीबन 9 तक खाने का टाइम होता था। वो किचन में आया तो शुमाइल जो किचन में खड़ी कुछ काम कर रही थी, खटके की आवाज़ में पलटी। कुछ चाहिए क्या? शुमाइल ने सवालिया नज़रों से पूछा। जी, वो कह रहा था कि मैं कह रहा था कि आप बाहर आ जाएं ना, बातें करते हैं। यूसुफ ने शुमाइल से कहा। ये इनका रोज़ का मामूल था कि यूसुफ जब शाम को वापस आता तो वो दोनों बाहर लॉन में बैठकर गप्पे लगाते। हाँ, तुम जाकर बैठो, मैं बस आ भी आई। शुमाइल ने इशारा किया तो यूसुफ बाहर लॉन में रखी कुर्सियों में से एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। कुछ ही देर में शुमाइल भी कॉफ़ी के 2 मग पकड़े बाहर आ गई। तो फिर आज आपने पूरा दिन क्या किया? शुमाइल के बैठने के बाद यूसुफ ने उससे सवाल किया। कुछ खास नहीं, वही आम सी रूटीन। मोरे और अम्मो जान के साथ घर के काम समटवाए, पढ़ाई करी, हानम को भी थोड़ा पढ़ाया। अभी कुछ दिनों बाद पलवशी की शादी है ना, तो वो और भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन यूसुफ बस उसके हिलते होंठों को देख रहा था। भरे भरे सुर्ख रंग के अनारी होंठ यूसुफ के दिल में तूफान मचा रहे थे। फूल है गुलाब का, गुलाब क्या चीज़ है, होंठ तेरे चूम चूम लूं, शराब क्या चीज़ है। पिछले कई दिनों से इसकी यही हालत थी। जब बेसाख्ता उसका दिल चाहा कि वो इन होठों को छूकर देखे, तब शुमाइल की आवाज़ से वो होश में आया।
यूसुफ यूसुफ, तुम बैठे बैठे कहाँ खो जाते हो? तुमने कुछ सुना भी जो मैंने कहा? शुमाइल नाराजगी लिए उसे घूर रही थी। जी हाँ, वो जी मैंने सब सुन लिया। शुमाइल की नाराजगी पर वो गड़बड़ाया तो शुमाइल फिर से पलवशी की शादी की कहानी सुनाना शुरू हो गई। यूसुफ ने भी सारे उल्टे सीधे ख्यालों को जहन से झटका और गौर से उसकी बात सुनने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद हनम अपनी किताबों का ढेर उठाए कमरे में दाखिल हुई और सारी किताबें लाकर बेड पर पटक दी। इब्राहिम ने उसकी नाराजगी का नोटिस नहीं लिया। चले मैथ्स निकालें खान, ये तुम के साथ अच्छा नहीं कर रही हो, तुमसे अल्लाह पूछेगा देखना। हानम नाराजगी से कहती बेड पर इब्राहिम के बराबर में पूरे हक से बरजबान हुई। इब्राहिम ने मुस्कुराकर उसकी इस हरकत को देखा था। अच्छा चलो जल्दी से एक्सरसाइज 10 की फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करें और जो समझ नहीं आ रहा वो पूछें। इब्राहिम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा और दोबारा से मोबाइल में मसरूफ हो गया। हूँ एक किताब तुमको कीड़ा पड़े, तुम्हें लिखने वाले को अल्लाह जहन्नम वसल करे, तुम गुल सड़ जाओ, है अल्लाह हमारी ज़िंदगी अजाब हो गई। वो आहिस्ता आवाज़ से बुड़बुड़ाती किताब खोलने लगी। बमुश्किल 10 मिनट ही गुजरे थे कि हानम ने आंखें बंद करके अपना सर इब्राहिम की शाने पर अटकाया और सो गई। इसका दुपट्टा शाने से ढलक कर नीचे कहीं पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा था। हानम हानम उठे, खाना तो खा लें। इब्राहिम ने आहिस्ता से उसे आवाज़ दी लेकिन वो बहुत गहरी नींद सो गई थी। इब्राहिम ने आहिस्ता से उसके सर के नीचे हाथ रखकर उसे बेड पर लिटाया और उसकी नाक चूमी। अभी वो मजीद कोई पेशकदमी करता कि दरवाज़ा बजा। वो जल्दी से हानम को लिटाकर उठा और दरवाज़ा खोला। सामने ही शुमाइल खड़ी थी। इब्राहिम आकर खाना खा लो। और हानम यहाँ है? हाँ यहीं है, सो गई है, तुम जाओ मैं अभी आता हूँ। शुमाइल के जाने के बाद इब्राहिम ने दरवाज़ा बंद किया, हानम के दुपट्टे को उठाकर साइड पर रखा, किताबें उठाकर शेल्फ पर रखी, फिर उसे सही से कंबल उड़ाकर लाइट बंद करके बाहर आ गया। इब्राहिम बेटे हानम कहाँ है? अम्मू जान ने उसे अकेला आते देख कर पूछा। अम्मू जान वो सो गई है, काफ़ी गहरी नींद में है तो मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। इसकी बात पर अम्मू जान ने सर हिला दिया जबकि मोरे सर पकड़ कर रह गई। हानम के सामने जैसी ही किताबें आती थी वो फौरन बेहोश हो जाती। अगले दिन सुबह वो नाश्ते से फारिग होकर जरगे को जाने के लिए निकलने लगा। इब्राहिम अपने कमरे में था, हानम कॉलेज जा चुकी थी, बाकी सब भी अपने काम निपटा रहे थे जब उसका फ़ोन बजा। हाँ आया, तुमने पहचान पहुंचा दिया उसे फार्म हाउस? हाँ अच्छा उसे वहीं बांध कर रखो, मैं आकर उसके होश ठिकाने लगाता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। किसके दिमाग ठिकाने लगाने जा रहे हो तुम? वो अभी राहदारी से निकल ही रहा था जब शुमाइला की आवाज़ पर उसके पाँव जंजीर हुए। कुछ ज़रूरी काम है, वही निपटाने जा रहा हूँ, आ जाऊँगा अभी, वो सर्द आवाज़ में कहकर बाहर निकलने लगा जब शुमाइल की आवाज़ ने फिर से उसे रोक रोक दिया। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो यूसुफ? मैं 4 साल बड़ी हूँ तुमसे। और यूसुफ का दिमाग जो पहले ही गर्म हो रहा था उसकी बात पर उसका मीटर शार्ट हुआ। तभी उसने शुमाइल को बाजुओं से पकड़कर खींचा। वो सीधा आकर उसके सीने से आ लगी थी। यूसुफ ने अपने दोनों बाजू भी उसकी कमर के गिर्द कस दिए। ये क्या बेहूदगी है यूसुफ, छोड़ो मुझे। शुमाइल ने मचल कर उसकी बाहों से निकलना चाहा तो यूसुफ उसके कानों के पास झुका। अब बताएं ज़रा कौन किससे बड़ा है? और मैं आपको फर्स्ट और लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ हानम खानम, अगर आइंदा आपने मुझे ये ताना दिया कि मैं छोटा हूँ तो नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी। शुमाइल को झटके से छोड़कर वो जमीन मेन गेट से बाहर निकलता चला गया और पीछे वो रांधन खड़ी रह गई कि आखिर ये यूसुफ को हुआ क्या है। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से टकराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, तन्हाई के झूले झूलोगे, हर बात पुरानी भूलोगे, आईने से घबराओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, जब सूरज भी सो जाएगा और चांद कहीं खो जाएगा, तुम भी घर देर से आओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, बेचैनियाँ जब बढ़ जाएंगी और याद किसी की आएगी, तुम मेरी गज़लें गाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। गुलखान इब्राहिम खान से कहो हमसे बैठक में मुलाकात करे। खान साईं हुक्म देकर बाहर की तरफ बढ़े। गुल खान ने इब्राहिम
के दरवाजे पर दस्तक दी। खान इजाज़त, आ जाओ गुल खान। इब्राहिम की इजाज़त पर वो कमरे में दाखिल हुआ। हानम को इब्राहिम रात ही उसके कमरे में छोड़ आया था। खान साईं का हुक्म है कि आप उनसे बैठक में मुलाकात करें। गुल खान ने अदब से कहा, ठीक है गुल खान, तुम गाड़ी निकालो, हम आते हैं। और हाँ, सफदर को फ़ोन करके कहो वो फारिया को बता दे आज हम देर से आएंगे। गुल खान इसका हुक्म सुनकर बाहर चला गया। इब्राहिम ने वाइट ड्रेस शर्ट के बटन बंद किए, मजबूत कलाई में घड़ी बांधी, अपने बाल जेल से सेट किया और कमरे से बाहर निकला। इब्राहिम नहायत ही वजिया पठान था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, चौड़ी पेशानी, खड़ी मगरूर नाक, हल्की हल्की बेड़ और इसमें छुपा गहरा सा गड्ढा। चौड़े शाने नहायत मजबूत थे। वो आकर गाड़ी में बैठा तो सफदर ने गाड़ी स्टार्ट करी। तकरीबन 5 मिनट के बाद गाड़ी बैठक के बाहर रुकी थी। इब्राहिम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और शाहाना चाल चलता हुआ बैठक में आ गया। सामने ही एक सोफे पर खान साई बैठे थे। इनके बराबर वाले सोफे पर बड़े खान और छोटे खान बैठे थे। एक सोफे पर यूसुफ बैठा था। इब्राहिम यूसुफ के साथ बैठ गया। जी खान साई हुक्म। उसके अदब पर खान साई खुश हुए थे। इब्राहिम खान, हम चाहते हैं हानम इब्राहिम खान को अब रुखसत कर दें। उम्मीद है आप हमारी बात से इतराज़ नहीं करेंगे। जैसा आप कहें तो फिर ठीक है। इंशाल्लाह इस हफ्ते 6 दिन बाद हम रुखसती करेंगे। यूसुफ, आप सारे इंतज़ाम देख लीजिएगा। जो हुक्म खान साईं। वो दोनों इकट्ठे अपने रिश्तों से खड़े हुए। खान साईं, इजाज़त। दोनों ने इकट्ठे खड़े होकर इजाज़त चाही। आप जाएं इब्राहिम और यूसुफ, आज आप जरगे में शरीक नहीं होंगे। इनकी इजाज़त पर इब्राहिम बाहर निकल गया तो उन्होंने यूसुफ से दरियाफ़्त किया, माजरत खान साईं, मुझे कुछ काम निपटाना है। ठीक है जाओ। खान साईं की इजाज़त पर वो बाहर निकल आया। उसका रुख गाड़ी की तरफ था। सफदर आगे बढ़ा तो यूसुफ ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और आगे बढ़कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी तेज़ी से बाहर निकाली। अपने इलाके से बाहर निकलकर तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव की दूरी पर उसका फार्म हाउस था। गाड़ी को फार्म हाउस की पोर्च में खड़ा करके वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और लंबे लंबे डाक भरता ढाल से मेन गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। अयाज, अयाज। जी खान, कहाँ है वो? बॉस, नीचे बेसमेंट में। अयाज से दरियाफ्त करके वो तेजी से बेसमेंट की तरफ बढ़ा। बेसमेंट के दरमियान में जिशान मलिक बंधा हुआ था। यूसुफ ने आगे बढ़कर उसका मुंह दबोचा। बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना जिशान मलिक, अब कहाँ गई सारी अकड़? यूसुफ ने अपनी सुर्ख आंखें उसके आंखों में गाड़े अपनी इस्तजिया कहा, मेरा भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यूसुफ, तुम अच्छा नहीं कर रहे। ओह अच्छा, तो तुम्हारा वो डैश भाई जिसको अभी तक यही नहीं पता कि उसका भाई गायब है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वाह। झटके से उसका मुंह छोड़कर वो पीछे हुआ। बहुत जल्दी उसको पता चल जाएगा। तो ठीक है, अब जब तक उसे पता चलता है मैं तुम्हारी थोड़ी खातर तवाज़ुन करता हूँ। यूसुफ ने पैर दर पैर उसके मुंह पर वार किए जिससे उसका जिबड़ा जगह से हल गया। खून बुरी तरह उसके मुंह से निकलकर बहने लगा। अब तुम इंतज़ार करो, अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम हमारी ज़मीनें हमारे हवाले करोगे, और अगर तुम नहीं पता चला तो मैं कल फिर से तुम्हारी खातिर तवाज़ुन करूंगा। यूसुफ कहकर उसे पीछे तड़पता छोड़कर खुद बाहर निकल आया। बाजार आप लोग लेने का सामान, यूसुफ ने मुस्कुराकर पेशकश की। हाँ बिल्कुल, और ये इब्राहिम आए तो इन्हें भी कहती हूँ कल हानम को ले जाकर बच्ची को शॉपिंग करा लाए। मोरे ने मुस्कुराकर अम्मू जान की फिक्र देखी। मोरे, हानम कहाँ है? यूसुफ, बच्चे वो किचन में है और ये हानम भी पता नहीं कहाँ रह गई। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। आप बैठे, मैं देख कर आती हूँ। मोरे उठने लगी तो यूसुफ ने इन्हें दोबारा बिठा दिया। आप रुके, मैं कुछ देख कर आता हूँ। यूसुफ उठा और किचन की तरफ बढ़ा। किचन में सिर्फ शमाइल थी। हानम शायद ऊपर चली गई थी। खानम, आज आप बाहर बैठकर बातें नहीं करेंगी? यूसुफ ने मुस्कुराकर इन्हें पुश्त पर लहराती कमर से नीचे आती चोटी को देखा। नहीं, मैं मसरूफ़ हूँ, तुम जाओ। नाराज़गी से कहकर उसने अपना रुख मजीद मोड़ लिया। आप नाराज़ हैं मुझसे? नहीं, मैं क्यों तुमसे नाराज़ होंगी? उसने नाराज़ नाराज़ लहजे में कहा।
मैंने आपसे बदतमीजी करी थी सुबह तो ये है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। यूसुफ ने मज़े से स्लेब से टेक लगाकर बाजू सीने पर बांधे तो उसके बाजुओं के मसल्स वाज़े हुए। उसे अब शुमाइल्स की नाराज़गी मज़ा दे रही थी। अच्छा, बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मेरी नाराज़गी का? उसने मुड़कर यूसुफ को घूरा। आपने बात ही ऐसी की करी थी, उसने मैंने कोई गलत बात नहीं करी थी और तुमने मुझे बताया ही नहीं है तुम क्या बात कर रहे थे सुबह। सच्ची सच्ची बताओ यूसुफ, कहीं किसी लड़की वड़की का तो चक्कर नहीं है? तुमने किसी लड़की को तो किडनैप नहीं कर लिया? शुमाइल ने मशकूक नज़रों से उसे देखा तो यूसुफ हंस दिया। नहीं खानम, अभी तो किसी लड़की को किडनैप नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द ही करूँगा। यूसुफ ने उसके कानों के पास झुककर मैंने खेजी से सरगोशी करी। आप अपने नन्हे से दिमाग पर इतना जोर ना दे, मज़े से कहता वो किचन से निकल गया और पीछे वो इसकी बातों में उलझती रह गई। आ जाए हाना, मैं अपना काम निपटा लूं, फिर चलते हैं। गाड़ी को फैक्ट्री के बाहर रोककर उसने हानम की जानिब का दरवाज़ा खोला। आ रहा है। अपने हाथ को इब्राहिम के हाथ में थमाती वो मुश्किल चादर संभालती बाहर निकली। इब्राहिम उसका हाथ पकड़कर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ। हानम इत्तेशाक से इधर उधर देखने लगी। वो पहली दफ़ा इब्राहिम की फैक्ट्री आई थी। फैक्ट्री में दाखिल होते ही दो गार्ड्स इनके पीछे हो लिए। हानम पीछे मुड़ मुड़ कर इनको देखने की कोशिशें करने लगी। बड़े बड़े हबशी बॉडी गार्ड। हानम आगे देख कर चले। इब्राहिम उसे टोकता लिफ्ट की तरफ बढ़ा। बहुत सी सताइश भरी निगाहें इनकी तरफ उठी थी। लिफ्ट में उसने किसका इब्राहिम का बाजू पकड़ लिए तो इब्राहिम ने उसे मुस्कुरा कर देखा और उसके गिर्द मजबूत सा हारिस बांध दिया। लिफ्ट रुकी तो वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ। हानम, आप बैठे, मैं फाइल्स देख लूं। हानम को बैठने की तकलीन करता वो शेल्फ की तरफ बढ़ा। हम इस पर बैठ जाए। हानम ने इब्राहिम की कुर्सी की तरफ इशारा किया तो इब्राहिम ने सर हिला दिया। हानम उस पर बैठकर जोर जोर से झूले लेने लगी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो हानम ने चेयर रोकी। कम इन। इजाज़त मिलने पर फारिया रूम में दाखिल हुई। हानम ने गुस्से से उस फैशनेबल सी लड़की को देखा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मुस्कुराकर विश करती फारिया इब्राहिम की तरफ बढ़ी। बॉस, ये इन फाइल्स पर आपके साइन चाहिए। वहाँ टेबल पर रखो, मैं आता हूँ। और ये फाइल्स देखो, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक करो और प्रोडक्ट्स कंप्लीट करो। मुझे किसी काम से जाना है तो तुम मैनेज करवा लेना। इब्राहिम फाइल्स खोलकर फारिया को समझाने लगा तो हानम गुस्से से सुर्ख हो गई। फारिया को रोजाना रवाना करके इब्राहिम हानम की तरफ मुतवज्जो हुआ तो उसका सुर्ख चेहरा देखकर ठटका। क्या हुआ हानम? वो उसकी हैरत तरफ बढ़ा तो हानम की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो हैरत जद सा तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और हानम की कमर में हाथ डालकर उसे ऊंचा करके टेबल पर बिठाया और खुद कुर्सी खींचकर हानम के सामने बैठ गया। हानम, मेरी जान, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? इब्राहिम ने परेशानी से हानम से पूछा। तुम तो सिर्फ हमारा है ना? हानम ने रोते हुए सवाल किया। बिल्कुल मेरी जान, मैं सिर्फ आपका हूँ। इब्राहिम ने उसके आंसू साफ करे। पर तुम उस चुड़ैल को यहाँ से निकालो, ये हमको बिल्कुल नहीं पसंद। उसने नाक चढ़ाकर कहा तो इब्राहिम की हंसी निकल गई। मेरी जान, ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना, वो मेरे बहुत काम करती है। तो पर तुम हमसे वादा करो कि तुम उससे दूर रहेगा। अच्छा वादा। अब चलो, हमको शॉपिंग भी करना है। उसने दोनों बाजू इब्राहिम की तरफ बढ़ाए तो इब्राहिम ने उसे कमर से थाम कर नीचे उतारा और हाथ पकड़कर लाकर गाड़ी में बिठा दिया। शुमाइल्स का टेंशन के मारे बुरा हाल हो रहा था। इधर से उधर चक्कर लगाकर जब थक गई तो सोफे पर बैठ गई। मुसलसल उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं यूसुफ किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया, कहीं उसने किसी लड़की को तो किडनैप नहीं कर लिया। अल्लाह, कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। आखिरकार उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। ज़रमीने, जाओ ज़रा जाकर मालूम करो गुलखान है कि नहीं, और अगर है तो उससे कहो गाड़ी निकाले, मुझे कहीं जाना है। उसने हवेली की मुलाजमा को रवाना किया। बीबी जी, गुल खान गाड़ी निकाल रहा है, आप आ जाएं। मुलाजमा भागी भागी आई। अच्छा रुको, मैं शाल लेकर आई। शुमाइल शाल लेकर बाहर की जाने बड़ी, किसी को पता भी नहीं चलता और वो होकर भी आ जाती। मुलाजमा उसके साथ आने लगी तो उसने इशारे से मुलाजमा को मना कर दिया और बाहर आकर गाड़ी में बैठी। यूसुफ के फार्म हाउस ले चलो। यूसुफ ने मोबाइल पर फार्म हाउस कहा
تو اس کا انداز یہی تھا کہ وہ لڑکی فارم ہاؤس میں ہی کہیں ہے۔ جی بیگم صاحبہ، جو حکم آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی فارم ہاؤس میں رکی، چوکیدار نے گل خان کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ گل خان، کسی کو خبر نہ ہو ہمارے یہاں آنے کے بارے میں، اور تم رکو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، شمائل کہہ کر اندر کی طرف بڑھی، لیکن درمیان میں ہی ایاز مل گیا۔ اس کو وہاں دیکھ کر ایاز بری طرح ٹھٹکا۔ بیگم صاحبہ، آپ یہاں؟ خیریت؟ ایاز نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا، ہاں مجھے کچھ کام تھا، ہٹو راستے سے۔ ایاز کو سائڈ پر کر کے وہ اندر گھسی اور اوپر والے فلور کی طرف بڑھی۔ ایاز نے جلدی سے موبائل نکال کر یوسف کو کال ملائی۔ باس ایک بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ بیگم صاحبہ یہاں آ گئی ہیں۔ دوسری طرف سے کال اٹھائے جانے پر وہ فوراً بولا۔ دوسری طرف یوسف بری طرح ٹھٹکا، امو جان اور مورے تو اس کے ساتھ تھیں، اور شمائل ابراہیم کے ساتھ، تو پھر یہ او نو! ایاز انہیں روکو فوراً! وہ زوردار آواز میں دھاڑا اور باہر کو بھاگا۔ امو جان، ایک بہت ضروری کام ہے، آدھا گھنٹہ لگے گا، یہ صفدر آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ امو جان کو اطلاع کر کے وہ گاڑی میں بیٹھا۔ تقریباً 20 منٹ کا راستہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ شمائل نے اوپر کے کمرے دیکھے، 10 منٹ تو اسی میں لگ گئے۔ پھر وہ نیچے بیسمنٹ کی طرف بڑھی جب ایاز اس کے راستے میں حائل ہوا۔ بیگم صاحبہ، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ ایاز، مجھے سب معلوم ہے کہ تم لوگ کیا چھپا رہے ہو، لیکن بیگم صاحبہ، ایاز نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شمائل اس کے سائڈ سے ہوتی نکلتی چلی گئی اور پیچھے ایاز بے بسی سے کھڑا رہ گیا۔ شمائل بیسمنٹ کا دروازہ کھول کر نیچے آئی تو سامنے ہی کرسی پر کوئی بندھا ہوا تھا۔ وہ مزید آگے بڑھی تو اس آدمی کو بری حالت دیکھ کر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ شمائل کی چیخ نکل گئی۔ یوسف نے اس کے دونوں ہاتھوں کی کلاں جکڑ کر دیوار سے لگا دی، جس سے اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹ گیا۔ شمائل دہشت زد سی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یوسف اس کے سرخ ہونٹوں کو۔ شمائل کے ہونٹ تو اسے ویسے بھی بہت اٹریکٹ کرتے تھے، اور اب بالکل قریب۔ وہ بہک کر اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ بہت ہی اعلیٰ، یوسف خان اپنی گرل فرینڈ کو لے کر آئے ہو، مجھے بھی کھولو، مل کر عیش کریں گے۔ ذیشان ملک کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور اس کے لفظ پر شمائل کو چھوڑ کر طیش میں آ کر آگے بڑھا اور ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کیا۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح اسے مارتا گیا، یہاں تک کہ ذیشان بے ہوش ہو گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں اور تنی رگوں کے ساتھ مڑ کر دیکھا۔ شمائل پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ یوسف نے غصے سے اس کا بازو دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر نکلا۔ ایاز اور گل خان کو وہ پہلے ہی بھیج چکا تھا۔ یوسف چھوڑو مجھے! شمائل مچل کر اس سے اپنا بازو چھڑانے لگی تو یوسف نے لب بھیجتے اسے گاڑی میں لا کر پٹکا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے وہ گھوم کر دوسری طرف آیا اور آ کر دروازہ کھول کر بیٹھا، پھر زن سے گاڑی باہر نکالتا چلا گیا۔ پورے راستے شمائل کی سسکیاں وقفے وقفے سے بلند ہوتی رہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے پھر شمائل کو بازو سے پکڑا اور لا کر اس کے کمرے میں بیڈ پر پٹک کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ ان کو شاپنگ کرتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن ابراہیم کو کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ او خان ماڑا، ام تھک گیا ہے، اب بس ام کو گھر جانا ہے اب۔ ہانم نے منہ بسوڑ کر کہا، اچھا بس یہ لاسٹ شاپ، پھر ہم چلتے ہیں۔ ابراہیم ہانم کو لے کر بوتیک میں داخل ہوا۔ کافی دیر تک تو ابراہیم کو کچھ پسند نہ آیا، جب آخر میں اس کی نظر ریڈ کلر کے لہنگے پر پڑی۔ ڈیپ ریڈ بلیک کو جاتا ہوا وہ لہنگا نہایت خوبصورت تھا۔ بس یہ ٹھیک ہے ہانم، ہم یہ لے لیں؟ ابراہیم نے ہانم کی رضامندی چاہی۔ او ماڑا، اس کا پیچھے والا گلا تو کس قدر بڑا ہے، ام یہ نہیں پہن سکتا۔ ہانم نے اس کی بیک والے گلے کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑی۔ اس کا بیک والا گلا واقعی بہت ڈیپ تھا، کمر سے ذرا سا اوپر آتا ہو۔ کوئی بات نہیں، ہم بیوٹیشن سے کہہ کر اس پر دوپٹہ سیٹ کروا دیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ اسے پیک کر دیں پلیز، ہانم سے کہہ کر وہ شاپ کیپر سے مخاطب ہوا تو ہانم نے اس کی جلد بازی پر منہ بنایا۔ ابراہیم وہ پیک کروا کر باہر نکلا۔ اوئے خان، تم نے ام کو چلا چلا کر تھکا دیا، اب ہم ام کو آئس کریم کھلاؤ۔ ہانم نے اسے آستین سے پکڑ کر متوجہ کیا۔ اچھا آپ یہاں کھڑی ہوں، میں لے کر آتا ہوں، اور یہاں سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے۔ ابراہیم فوڈ کورٹ کی کارنر سائڈ پر اسے کھڑا کر کے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھا۔ رش اس قدر تھا
के बैठने के लिए कोई जगह ही खाली नहीं थी। अभी इब्राहिम को गए बमुश्किल 15 मिनट ही हुए थे जब कोई पीछे से आकर हानम से टकराया। ओए माड़ा, वो लड़का जो माफ़ी मांगने लगा था, हानम की आवाज़ पर खबासों से मुस्कुराया और इशारे से अपने दोस्तों को भी बुला लिया। ओए माड़ा, पठान का बच्चा, तुम अंधी है क्या? तुमको नजर नहीं आती इतना बड़ा खड़ा है इधर, पागल का बच्चा। हानम की जबान फुल तेजी से चल रही थी, उसे एहसास ही ना हुआ जब इन 5 लड़कों ने उसे घेर लिया। देखो तो दोस्त, तो क्या पीस है, ओ वाह पठानी, इनमें से एक खबासों से कहता आगे बढ़ा और हानम को कलाई से पकड़ा। ओए छोड़ हमको, छोड़। हानम ने जोर से उसकी कलाई पर काटा, जिससे उसने गुस्से से कलाई खींची। हानम ने झुककर अपनी चप्पल उठाई और दे मारी सामने 4.5। चप्पल उठा करके उसके मुंह पर लगी। इसकी हरकतों पर लोगों का झुमटटा लग गया। सब मज़े से इस छोटी नमूनी को देखने लगे। सबको सिर्फ एंजॉयमेंट से गश्त थी। इब्राहिम जो अभी ऑर्डर दे रहा था, हानम को इतने लड़कों में घेरे देख तो तैश में आकर आगे बढ़ा और जोरदार मुक्का हानम के सामने खड़े लड़के को रसीद किया। बाकी सब तो उसकी तेवर देखकर ही वहां से निकल लिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो तो इस कदर जोर से धड़ा के वहां खड़े सारे के सारे लोग कांप गए। माल क्या इंतजामिया भागी भागी आई थी। सर सर छोड़ें प्लीज। मैनेजर इस भीड़े हुए शेर को रोकने की कोशिश में हलकान हो रहा था। ओए खान, छोड़ो उसे, वो मर जाएगी। हानम ने घबरा कर उसे बाजू से पकड़कर खींचा तो इब्राहिम थोड़ा सा पीछे हुआ। वो लड़का जल्दी से उठकर भागा। मैनेजर ने इब्राहिम को ठंडा किया तो वो गुस्से में हानम का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। 4 दिन गुजर गए थे। आज मेहंदी का फंक्शन था। इस दिन से अब तक शुमाइल की यूसुफ से बात नहीं हुई थी। वो बुरी तरह उसे नज़रअंदाज कर रही थी। हानम को तो उसी रात मोड़े ने मायूं में बिठा दिया था। अब तक उसका इब्राहिम से सामना नहीं हुआ था। वो वैसे भी अपने फैक्ट्री के मामलात में उलझा हुआ था। यूसुफ ने ज़ीशान मलिक को अस्पताल पहुंचा दिया था। रात का फंक्शन था जो बाहर लॉन में अरेंज किया गया था। तैयारियां पूरी थी। हानम ने खूबसूरत सी फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसकी बॉर्डर पर ब्लू फॉल पिंक और दुपट्टा ऑरेंज कलर का था। वो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। महकते फूलों की ज्वेलरी पहने लाइट सा मेकअप किए शुमाइल ने सतरंगी अनारकली फ्रॉक पहनी थी, जिसमें उसकी गुलाबी रंगत खिल रही थी। इब्राहिम ने सफ़ेद शलवार कमीज पर ब्लू वास्केट पहनी हुई थी और यूसुफ ने सफ़ेद शलवार कमीज पर चादर पहनी हुई थी। ओए आपो जान, तुम कितना प्यारा लग रहा है ना अम्मो जान। हानम ने इश्तिकाल से शुमाला को देखकर कहा, जी माशाल्लाह, आज तो मेरी दोनों बेटियां ही बहुत प्यारी लग रही हैं। अम्मो जान ने मुस्कुराकर दोनों की तारीफ करी। मोरे ने नीम आंखों से मुस्कुराकर इनकी मोहब्बत को देखा था। इन्हें शुमाइल के लिए बहुत दुख होता था। अच्छी भली इतनी प्यारी लड़की रस्मों के भेंट चढ़ गई थी। वो 29 की हो गई थी इस साल। कभी कभी मोड़े सोचती कि शुमाइल को यूसुफ की बीवी बना डाले दें, लेकिन फिर बड़े खान और अपने शोहरों के मिजाज देखकर चुप हो जाती कि जानती थी अगर वो गलती से भी ऐसी बात मुंह से निकालती तो तूफान खड़ा हो जाना था। बड़ी बीबी खान साईं कह रहे हैं कि बीबी को बाहर ले आए। जरमीनी ने आकर खबर दी तो शुमाइल ने हानम को खड़ा किया, उसे सहारा दिया। वो बाहर लाई और लाकर इब्राहिम के बराबर में बिठा दिया। इब्राहिम ने गहरी नज़रों से उसके इस रूप को नज़रों के जरिए दिल में उतारा था। माशाल्लाह, छोटी बहन के नसीब देखो, कैसा चांद सा दूल्हा मिला है। और बेचारी बड़ी बहन, चिच किसी खातून की आवाज़ कान में पड़ी तो शुमाइल ने मुस्कुराकर आंसू अंदर उतारे। पता नहीं और किसने सुना था। वो हानम को बिठाकर खामोशी से ऊपर छत पर आ गई। यूसुफ ने जब इन खातून की बात सुनी तो एक फैसला करता शुमाइल के पीछे ऊपर चला आया। खानम, यूसुफ की आवाज़ पर शुमाइल ने जल्दी से आंसू साफ किए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यूसुफ? नीचे जाकर अपने काम निपटाओ। खुली हंसी हंसते उसने हल्की सी यूसुफ को डपटा। एक बात पूछूं आपसे? यूसुफ ने आगे बढ़कर उसका मोमी हाथ अपने मजबूत हाथों में लिया। पूछो। शुमाइल ने मुस्कुराकर यूसुफ को देखा। मुझसे शादी करेंगी? और शुमाइल को लगा कि सातों आसमान इसके सर पर आ गिरे हों। वो 2 सेकंड के लिए तो वो सत्ते में चली गई और फिर चटाक अपनी पूरी कुव्वत लगाकर उसने यूसुफ को थप्पड़ मारा था। इस गैर मुतवक्को थप्पड़ से यूसुफ पीछे को लखड़ाया। उसने बेयकीनी से गाल पर हाथ रखकर शुमाइल को देखा। शुमाइल
रोती हुई नीचे भागी और ऊपर यूसुफ गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गया। उसे शुमाइल से ये तवक्को नहीं थी। मेहंदी का फंक्शन खैर खैरियत से गुजर गया। शुमाइल की गैर मौजूदगी सब ने महसूस करी थी, लेकिन मोए ने उसकी तबीयत खराबी का बहाना कर दिया था। आज बारात का दिन था। सुबह से सब तैयारियों में मसरूफ थे। आखिरकार फंक्शन का टाइम भी आ पहुंचा। हानम पार्लर से तैयार हुई थी, टूट कर रूप आया था उस पर। शुमाइल घर में ही तैयार हो गई थी। 9 बजे वो लोग शादी हाल पहुंचे थे। सबसे पहले हानम और इब्राहिम को स्टेज पर बिठाया। हानम ने इब्राहिम के कान में सरगोशी करी, जी खान की जान। इब्राहिम उसके मुखातिब पर फिदा हुआ। आज तो वैसे भी वो इब्राहिम के दिल में क़यामत मचा रही थी। खान अम अच्छा तो लग रहा है ना? हानम ने फिक्रमंदी से पूछा। बेइंतहा खूबसूरत, इब्राहिम ने जज्ब से कहा। तो फिर तुम अम की तारीफ कब करेगा? पलवशी ने कहा था कि आज तुम अम की तारीफ करेगा मेरी जान। जब तो हम गए बेडरूम में जाएंगे तो फिर मैं अच्छे से आपकी तारीफ करूंगा, इब्राहिम ने मेनखेजी से कहा। पर अम जल्दी से बेडरूम में चलता है। अनम की जल्दी पर वो हंस दिया। किस बात पर हंसा जा रहा है? शमाइल जो अभी स्टेज पर आई थी ने मुस्कुराकर पूछा। अपनी बीवी के जोक्स पर हंस रहा हूँ, इब्राहिम ने हंसकर जवाब दिया। उससे इसी तरह हंसी मजाक में फंक्शन गुजर गया। रात को 11:30 बजे कहीं जाकर रुखसती हुई। हानम को इब्राहिम के कमरे में पहुंचा दिया गया तो वो बैठकर इब्राहिम का इंतजार करने लगी। मजीद 10 मिनट ही गुजरे थे जब वो नींद में झूमने लगी। तकरीबन 20 मिनट बाद इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ तो वो मजे से सो रही थी और हानम की नींद तो ऐसी पक्की थी कि कोई उसके पास ढोल बाजे भी बजाता तो उसको कोई फर्क ना पड़ता। इब्राहिम ने शेरवानी उतारकर सोफे पर डाली और उसके पास बैठकर उसका ढलका हुआ सर सीधा किया। अम्मू जान ने उसकी नाक में छिदवाई थी जिसमें बड़ी बड़ी सी नथ क़यामत लग रही थी। इब्राहिम ने उससे नजरें चुराकर नाक से खोली, नथ निकाल कर इब्राहिम ने उससे नजरें चुराकर नाक से नथ खोली, नथ निकाल कर कानों से झुमके निकाले, फिर पिन खोलकर दुपट्टा सर से अलग करके बेड से नीचे डाल दिया। फिर इब्राहिम ने उसका नेकलेस निकालने के लिए हानम को हल्का सा पलटा तो डीप गले से झलक झांकती हानम की क़यामत खेज बैग उसके सामने थी। इब्राहिम को लगा कि अब तो सब जबत की लगामें उसके हाथ से छूट जाएंगी। खून उसकी रगों में जोश तेज तेज दौड़ने लगा तो उसने झुककर हानम की कमर चूमी। कमर पर ससराहट से हानम की आंख खुल गई। वो पीछे मुड़ी तो इब्राहिम ने उसकी थोड़ी पर झुककर उसके तिलों को चूम लिया। अब इब्राहिम उसके कपकपाते होंठों से अपना नाम सुनकर इब्राहिम बेखुद सा होता, लाइट बंद करता, उसके होंठों पर झुकता चला गया। सांसें बंद होने लगी तो हानम ने जोर से उसकी भरना कमर पर नाखूनों से नोचा। इब्राहिम ने उसकी दोनों हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर बेड से लगा दिया। कमरे में हानम की चूड़ियों की मैंने खेज सी खनक गूंजने लगी। मेरी आंखों में जो एक हसीन सा चेहरा है, इन पे उस पे गैसों दराज का पहरा, बेकल शब रुख अनवर से जो निकाब हटाया, सारी रात चांद उसे देखने को ठहरा है। अगली सुबह 10 बजे इब्राहिम की आंख खुली तो हानम बिखरे बिखरे सरापे के साथ उसके सीने में मुंह छुपाए हुए थी। हानम उठ जाए, सब इंतजार कर रहे होंगे। इब्राहिम ने भारी सांसों से उसके कान में सरगोशी करी। ओहो, हमको सोने दो, तंग ना करो, हानम ने उसे पीछे धकेलते हुए मुंह बनाकर कहा। इब्राहिम हंसता हुआ उठ गया। हानम गलत बात नहीं, जल्दी से उठ जाए। इब्राहिम उसे कहता वॉशरूम में घुस गया तो वो भी मुंह बनाती उठ बैठी। खान साईं, हम शुमाइल खानम से निकाह करना चाहता है। यूसुफ ने दोपहर को बैठक में खान साईं के सामने मामला पेश किया। इब्राहिम भी मौजूद था। ये क्या कह रहे हो यूसुफ? दिमाग तो ठिकाने पर है। इसकी बात पर खान साईं गिरजे। इब्राहिम भी ठटक गया, लेकिन उसे यूसुफ का फैसला मुनासिब मालूम हुआ था। आराम से खान साईं, वो कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रहा। यूसुफ, तुम सोच लो, तुम किसी दबाव में आकर तो फैसला नहीं कर रहे। खान साईं को ठंडा करके इब्राहिम ने यूसुफ को जांचा। आखिर को इसकी बहन का मामला था। हरगिज नहीं, मैं किसी दबाव में फैसला नहीं कर रहा। बिल्कुल मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। वो यूसुफ जो किसी से नहीं डरता था, अपने बड़ों के सामने मोहब्बत का इकरार करते हुए झिझक गया। इब्राहिम इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। बहुत खूब बेटे साईं, अपने से 4 साल बड़ी बहन से मोहब्बत की पींगे बढ़ाते शर्म नहीं आई? खान साईं की तंज पर यूसुफ ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। खान साईं, शुमाइल मेरी सिर्फ
शुमाइल सिर्फ मेरी बहन है, यूसुफ की नहीं, और उम्र का फ़र्क मैटर नहीं करता। इब्राहिम ने कतियत से कहा तो खान साई सोचने पर मजबूर हो गए। ठीक है, फिर हम कल आपके वलीमे में यूसुफ का निकाह करेंगे। खान साई जवान बेटों से मुखालफत करके इन्हें बागी नहीं कर सकते थे, इसलिए हामी भर ली। खान साई हम रुखसती भी चाहते हैं, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। यूसुफ खान साई नाराज़गी से बोले। इब्राहिम तो बैठा इसके इंतज़ार अंदाज पर हंसी दबा रहा था। खान साई प्लीज़, यूसुफ के मिन्नत भरे अंदाज पर खान साई ने हामी भरी। इब्राहिम बैठक चला गया था और हानम शर्माई शर्माई सी लेडीज में बैठी थी। हानम बताओ ना, इब्राहिम भाई ने क्या कहा? शमाइल मुसलसल उसको छेड़ रही थी, जिससे वो खुद में सिमटी जा रही थी। मोड़े देखो ना, हमको तंग कर रहा है आपो जान। हामी ने रोती शक्ल बनाकर मोड़े से कहा तो उन्होंने भी हंसी दबाकर शमाइल को मसनूई सा घूरा। तभी इब्राहिम और यूसुफ वहां आए थे। इब्राहिम ने आगे बढ़कर शमाइल को गले लगाया और उसके सर पर बूसा दिया और दिलचस्पी से हानम का गुलाबी गुलाबी रूप मुलायजा किया। अम्मो जान, मोरे हमने फैसला किया है कल मेरे वलीमे के साथ इब्राहिम और यूसुफ और शमाइल का निकाह और रुखसती है। उम्मीद है आप लोगों को कोई इतराज़ नहीं है। 2 सेकंड को तो वहाँ बैठे सब अफराद को सत्ता तारी हो गया। फिर सब ने पहले हानम की जोश भरी आवाज़ गूंजी थी, ओए अमका आपो जान और लाला का शादी है, ओए। खुशी से चलते उसने इब्राहिम को गले गले शिद्दत जज्बात में आकर इब्राहिम को गले लगाया तो इब्राहिम ने भी हंसते हुए उसको खुद में भेज कर छोड़ दिया। उसकी हरकत पर सबके कह के बुलंद हुए सवाए शुमाइल के। शुमाइल ने भीगी भीगी नाराज आंखों से यूसुफ की तरफ देखा और वहां से उठकर चली गई। यूसुफ उसके पीछे नहीं गया और इरादा एक ही दफ़ा में मनाने का था। बेटी जी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी, मैं बता नहीं सकती। अम्मू जान रोते रोते हंस दी तो मोरे ने इन्हें गले लगा लिया। अगली रात सब तैयारियां मुकम्मल थीं। शुमाइल के लिए अर्जेंट बेस पर जोड़ा मंगवाया गया। नेवी ब्लू और सिल्वर रंग का वो जोड़ा शुमाइल पर बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। यूसुफ ने सफ़ेद शलवार कमीज पर डार्क ब्लू वेस्ट कोट पहनी हुई थी। हानम ने लाइट पिंक और लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी और इब्राहिम ने सफ़ेद कमीज शलवार के साथ शॉल पहनी हुई थी। निकाह के मरहले तय हुए, फिर दोनों जोड़ों को ले जाकर स्टेज पर बिठाया गया। तमाम रस्मों से फारिग होकर रुखसती का वक्त आया तो शुमाइल बलक बलक कर रोई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल के उसे संभाला तो रुखसती हुई। उसे ले जाकर यूसुफ के कमरे में बिठाया गया। यूसुफ जब कमरे में आया तो कमरे की हर चीज़ तहस नहस थी और वो खुद नीचे बैठी रो रही थी। दुपट्टा भी दूर पड़ा था। यूसुफ इम्तनान से चलता अलमारी तक आया, अपना एक ट्राउज़र निकाला और ड्रेसिंग रूम में घुस गया। तकरीबन 2 मिनट बाद वो वापस आया तो वो खुद उसी पोजीशन में बैठी रो रही थी। यूसुफ ने उसे पकड़ कर खड़ा करा तो वो बुरी तरह यूसुफ पर झपट पड़ी तो यूसुफ ने उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ कर दीवार से लगा दी। कसम ले लें खानम, अगर आप मुझसे उस दिन थप्पड़ ना मारती तो मैं कभी आपसे ज़बरदस्ती ना करता। यूसुफ ने कहा। पीछे हटो यूसुफ, तुम मुझसे छोटे भाई हो। वो जोर से चीखी, ओहो खाना, मैं आपका छोटा भाई नहीं शौहर हूँ। यूसुफ की बात वो बिलक बिलक कर रोने लगी तो यूसुफ ने उसके आंसू साफ किए। यूसुफ, उसने कांपते होठों से यूसुफ को पुकार रोकने के लिए उसका नाम सरगोशी की सूरत अदा किया। यूसुफ यूसुफ प्लीज छोड़ दो। उसने हिचकियाँ लेते हुए यूसुफ की मिन्नत करी तो वो गहरी सांस भरता पीछे हुआ और उसे छोड़ता बेड पर जाकर लेट गया। लाइट बंद कर दे खानम, थके थके अंदाज में बोलता वो करवटें बदल गया तो शुमाइला अपनी सिसकियां दबाकर रह गई। अगली सुबह जब यूसुफ की आंख खुली तो शुमाइल रूम में नहीं थी और कमरा बिल्कुल साफ था। यूसुफ भी उठकर फ्रेश होता बाहर आ गया। आपो जान, बताओ ना, लाला ने तुमको क्या कहा? हानम शुमाइल से बदला लेने की कोशिश कर रही थी। शुमाइल बुरी तरह बेजार हो रही थी। जाओ हानम, बैठकर नाश्ता करो, परेशान ना करो, शुमाइल ने उसकी हरकतों पर बेजारी से कहा। तुम अच्छा नहीं कर रहा आम के साथ आपो जान, वो मुंह बसोड़ कर कहती पाँव पटक कर बाहर चली गई। 3 दिन गुजर गए थे। यूसुफ ने शुमाइल से बिल्कुल बात करना छोड़ी हुई थी। इसी वजह से शुमाइल हद से ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी और यूसुफ उसका ये बदला अंदाज बखूबी देख रहा था। शुमाइल की हालत के पेश नज़र उसने वलीमे को मुखर कर दिया था। खानम, रात को मेरे दोस्तों ने दावत दी है, वहाँ जाना है, तैयार हो जाइएगा। यूसुफ सर्द अंदाज में कहकर वाशरूम चला गया तो
شمائل کو غصہ آ گیا، مطلب حد ہی ہو گئی ہے، اپنی سے بڑی بیوی سے بات کرنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ غصے میں زور زور سے چیزوں کو اٹھا کر پٹکنے لگی۔ یوسف کی بے رخی نے اسے واقعی پاگل کر دیا تھا۔ ذیشان میرے بھائی، تم فکر نہ کرو، آج تو میں اس حرام زادے سے تمہارا بدلہ لے کے رہوں گا، بس تم دیکھتی جاؤ میں کیسے اسے تڑپاتا ہوں۔ عفنان ملک نے نفرت سے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کیا۔ یوسف نے جب سے ذیشان ملک کو منہ پر مارا تھا اس وقت سے اس کا جبڑا ہل گیا تھا اور وہ بولنے سے محروم ہو گیا۔ تب سے عفنان ملک کو کسی نے کوئلوں پر گھسیٹ لیا تھا اور آج آخر کار اسے موقع مل ہی گیا تھا اپنا بدلہ لینے کا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر 8 بجے تک وہ تیار ہو گئی۔ آج تو وہ ہوش اڑانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کی فٹنگ والی شرٹ فراک کے ساتھ بلیک کھلے پانچوں والا ٹراؤزر جس سے اس کے جسم کی ساری رہنائیاں واضح ہو رہی تھیں۔ لمبے بالوں کو باندھ کر ہائی بند بنایا تھا۔ سرائی دار گردن پر پہنا ڈائمنڈ کا نازک سا نیکلس اور کانوں میں پہنے ڈائمنڈ کے ٹاپ، دونوں ہاتھوں میں بھر کر چوڑیاں پہنی تھی۔ لائٹ سا میک اپ کر کے ہائی لائٹر سے چہرے کے تیکھے نقوش اور بیوٹی بون کو ہائی لائٹ کیا تھا۔ وہ آج پوری طرح یوسف کے ہوش اڑانے کے لیے تیار تھی۔ یوسف جرگے سے لوٹا اور تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، لیکن اس کی سپیڈ کو بریک لگی تھے شمائل کو دیکھ کر۔ اپنے منہ زور جذبات کے آگے باندھتے وہ سنجیدگی سے چلتا آگے آیا اور شمائل کی بیوٹی بون پر لگے ہائی لائٹر کو بے دردی سے اپنے انگوٹھے سے مسل ڈالا۔ پھر وہ لمبے لمبے ڈاک بھرے واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کی بے رخی پر شمائل کے آنسو نکل آئے۔ ابراہیم ابھی فیکٹری سے واپس آیا تھا آ کر وہ سیدھا کمرے میں گھسا، لیکن بیڈ پر ناراض سی بیٹھی حنم کو دیکھ کر اسے ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے ہنسی دباتا وہ سیریس چہرہ بناتا حنم کے برابر میں نیم دراز ہوا۔ کیا ہوا حنم، آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ ابراہیم نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا تو حنم نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اس کی اس حرکت پر ابراہیم سنجیدہ ہوا۔ حنم، کیا ہوا ہے، بتائیں مجھے، کسی نے کچھ کہا ہے؟ ناراض ہے تم سے؟ حنم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابراہیم سیریس سا اٹھ بیٹھا۔ اچھا، کیوں ناراض ہے؟ ابراہیم نے پیار سے پوچھا۔ تم ہم سے اب پیار نہیں کرتا، تم ہم سے بیزار ہو گیا ہے نا؟ حنم نے معصومیت سے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ابراہیم کو لگا وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب جائے گا۔ اچھا تو آپ بھی تو مجھ سے پیار نہیں کرتی؟ ابراہیم نے مسکراہٹ دبائی۔ نی تو تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، حنم نے جلدی سے کہا۔ اچھا تو پھر ثابت کریں۔ ابراہیم نے نامحسوس انداز میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ کیسے؟ مجھے کس کریں؟ اس کی بات پر حنم سٹپٹا کر پیچھے ہوئی۔ دور ہٹو ماڑا، تم تو بہت بےہودہ ہے۔ اس کی بات پر ابراہیم نے لب دبائے۔ کرنی تو پڑے گی۔ اچھا ایک کام کرتے ہیں، پہلے میں کرتا ہوں پھر آپ کریے گا۔ ابراہیم جھک کر اس کے دونوں گالوں کے ڈمپلز کو باری باری چوم کر پیچھے ہوا تو حنم ہچکچاتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے ہونٹوں کو آہستہ سے ابراہیم کے ڈمپل پر رکھا۔ وہ پیچھے ہوئی تو ابراہیم نے اس کے لہستے کانپتے ہونٹوں کو اپنے دھمکتے ہونٹوں کی گرفت میں لیا تو حنم نے سختی سے اس کی شرٹ دبوچ لی۔ سب کو اللہ حافظ کہتی شمال یوسف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو یوسف نے خاموشی سے گاڑی نکالی۔ گاڑی اب روڈ پر فراٹے بھر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا تو کافی اندھیرا تھا اور روڈ بھی پورا سنسان تھا۔ شمال نے یوسف کو مخاطب کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا تو وہ بھی آنسو پیتی خاموش ہو گئی۔ 5 منٹ بعد گاڑی جھٹکے سے رکی تھی۔ شمال نے سوالیہ نظروں سے یوسف کو دیکھا۔ وہاں کوئی ہے شاید، آپ بیٹھے میں دیکھ کر آتا ہوں۔ یوسف شمال کو کہتا گاڑی سے نکلا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ ٹھا کر کے گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ یوسف کڑھاتا پیٹ کے بل جھکا۔ ایک دو گولیاں اور آئیں، اس کے ایک بازو اور دوسری کندھے کے آر پار ہوئی۔ یوسف لکھڑا کر گر گیا۔ گولی کی آواز سے شمائل کی چیخ نکل گئی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکلی لیکن یوسف کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
یوسف! وہ چیختی یوسف کے پاس بھاگی اور گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ لالا لالا کو فون فون! ہانپتے ہوئے یوسف نے بڑی مشکل سے لفظ ادا کیے۔ شمائل نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور ابراہیم کا نمبر ڈائل کیا۔ ابھی رنگ جا ہی رہی تھی جب پتہ نہیں عفنان ملک کہاں سے نکل آیا اور اس نے شمائل کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ شمائل زور سے چیختی ہے اور اپنے بالوں کو تھاما۔ موبائل ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عفنان ملک کا مکرودہ کہکہ لگاتا شمائل کو پیچھے کھینچنے لگا۔ یوسف 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 مجھے بچاؤ! شمائل دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ بال ابھی جڑ سے الگ ہو جائیں گے۔ یوسف نے بند ہوتی آنکھوں سے شمائل کو دور ہوتے دیکھا۔ ابراہیم ہانم کو گدگدی کر رہا تھا اور ہانم کھلکھلائے جا رہی تھی جب موبائل کی گھنٹی بجی۔ یوسف کالنگ! ابراہیم کو حیرت ہوئی، وہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو گھر سے نکلا تھا۔ وہ ہانم کو پیچھے کر کے اٹھا اور کال اٹھائی۔ ہیلو! ابراہیم نے موبائل کان سے لگایا لیکن سامنے سے شمائل کی چیخیں سن کر اس کا رنگ فک ہوا۔ ہیلو ہیلو شمائل! یوسف! لیکن سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر وہ تیزی سے باہر کو بھاگا لیکن اس کی حالت پر ہانم پریشان اٹھی۔ خان خان! ہانم نے باہر آ کر ابراہیم کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بغیر سنے تیزی سے نکلتا چلا گیا۔ یوسف کی موبائل کی لوکیشن ٹریس کری تو 10 منٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ تیزی سے گاڑی بھگاتے 5 منٹ میں پہنچا، ساتھ ہی پولیس اسٹیشن بھی فون کر دیا۔ وہ زور زور سے چلا کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی تو عفنان نے اسے انجیکشن سے بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ شمائل کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالنے لگا، تب گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی اور گولی چلنے کی آواز آئی۔ ابراہیم نے عفنان کے بازو میں گولی ماری، پھر ٹانگ میں ماری جس سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ عفنان کے آدمی گاڑی سے نکل کر فائرنگ کرنے لگے۔ ابراہیم نے اپنا بچاؤ کیا لیکن ایک گولی بازو کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ اتنی دیر میں وہاں پولیس کا سائرن بجا۔ ایک افراتفری مچ گئی۔ گارڈ بھاگنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پولیس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ ابراہیم اپنے حواسوں کو قابو کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر شمائل کو چادر میں لپیٹا اور گاڑی میں ڈالا۔ عفنان اور اس کے آدمیوں کو پکڑ لیا گیا۔ کسی نے ایمبولینس کو کال کری۔ ایمبولینس آئی تو یوسف اور شمائل کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ابراہیم بچے سب خیریت ہے کہ آپ کہاں ہیں؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ خان سائیں نے بڑی پریشانی کے عالم میں ابراہیم کو کال ملائی تھی۔ خان سائیں سب خیریت سے ہیں، دراصل یوسف کو گولی لگی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ ابراہیم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے خبر دے۔ یوسف کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کی خود کی بھی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دوسری طرف خان سائیں کا ہاتھ دل پر پڑا تھا۔ وہ سب جلدی کرتے ہسپتال پہنچے تھے۔ امو جان اور مورے کی تو رو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی۔ خان سائیں بھی بہت ضبط کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہانم ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی۔ شمائل کو ڈاکٹر نے سر پر ٹیوب وغیرہ لگا دی تھی، ابھی وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو ابراہیم آگے بڑھا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، پیٹ کی گولی نکال دی گئی ہے، باقی دونوں زخم پر بھی پٹی کر دی ہے، چند گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر پروفیشنل سے انداز میں کہہ کر جا چکا تھا۔ سب نے شکرانے کے نفل ادا کیے، تبھی ایک نرس نے آ کر شمائل کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ وہ سب تیزی سے شمائل کے کمرے کی طرف بڑھے۔ آپو جان تم ٹھیک تو ہے نا؟ ہانم نے سوجی آنکھوں سے دریافت کیا۔ ہاں میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یوسف کہاں ہے؟ شمائل نے بے چینی سے پوچھا۔ یوسف بالکل ٹھیک ہے بیٹا، تم ٹینشن نہ لو۔ امو جان نے آگے بڑھ کر شمائل کو ساتھ لگایا۔ شمائل کو تو اگلی صبح تک چھٹی مل گئی تو وہ وہاں اور خان سائیں کے ساتھ گھر چلی گئی۔ یوسف کو دیکھنے کی اس کی اندر ہمت نہیں تھی۔ یوسف کو ایک ہفتے کے بعد چھٹی ملی تھی۔ پورا ہفتہ باری باری سب رکنے گئے تھے یوسف کے پاس۔ اس نے کئی دفعہ شمائل کا پوچھا لیکن اسے نہ آنا تھا تو نہ آئی۔ آخرکار ہفتے کو مغرب کے بعد واپس آ گیا۔ یوسف کمرے میں لیٹا ہوا تھا، زخم کافی بہتر ہو گئے تھے، بس پیٹ کا زخم ذرا تکلیف دے رہا تھا۔ شمائل سارے کام نپٹا کر کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے ڈریسنگ کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ اس کی سر کی جلد تھوڑی متاثر ہوئی تھی جس پر لگانے کو ڈاکٹر نے ٹیوب دی تھی۔ خانم! یوسف کی آواز پر شمائل کے برش کرتے ہاتھ تھمے۔ کیا ہوا یوسف؟ کہیں تکلیف ہے کیا؟ وہ پریشانی سے آگے آ کر پوچھنے لگی۔ جی، یوسف نے مسکراہٹ دبائی۔ کہاں پر؟ بتاؤ مجھے، تم نے دوائی کھائی؟ اللہ یوسف تم کس قدر لاپرواہ ہو! اب بتاؤ کہاں تکلیف ہے؟ شمائل کی شکل بالکل رونے والی ہو گئی۔ یہاں! یوسف نے پیٹ کے زخم کی طرف اشارہ کیا تو شمائل نے جھک کر اس کی شرٹ اٹھائی اور زخم پر ہلکا سا ہاتھ رکھا۔ خانم! یوسف مصنوعی سا کڑھایا تو شمائل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
आई एम सॉरी यूसुफ, मैं तुम्हें बहुत तंग करती हूँ ना, अब तुम मुझसे नफरत करते हो, मेरा ख्याल भी नहीं करते। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली तो यूसुफ सीरियस होकर बैठा और शुमाइल को अपने साथ बिठाया। खाना, मैं मजाक कर रहा था, आप चुप करें प्लीज़। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत नफरत करता हूँ? बहुत नफरत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत करता हूँ। यूसुफ ने शुमाइल के आंसू साफ करे। तुम मुझे मुझसे बेजार तो नहीं हो जाओगे ना? शुमाइल ने खांसों में घिरे सवाल किया। हरगिज नहीं। अच्छा, आप तो मुझसे बेजार नहीं हो जाएंगी? यूसुफ ने मज़े से पूछा। नहीं तो मैं तो बेजार नहीं होंगी, लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ, इज्जत किया करो मेरी। शुमाइल ने मसनूई गुस्से से कहा तो यूसुफ ने उसे घूरा। 20 साल बाद। ओ ओ खरमा मारा, हमने तुमको थप्पड़ लगा देना है अगर तुमने अब हमारा बात ना माना। हानम ने गुस्से से 10 साल खुरम को आवाज दी। मेरी प्यारी अम्मा, मुझे नहीं ये पीना, आप मुझे ये पिला पिला कर कत्ल कर देंगी। खुरम ने मुंह बनाकर कहा। खुरम, इब्राहिम की गुस्से भरी आवाज में खुरम ने शराफत से आकर गाजर का जूस खत्म किया। हानम सुख का सांस लेती 15 साला ज़ैगम के बराबर सोफे पर आकर बैठी। यूसुफ की 5 साला बेटी दुआ ज़ैगम की गोद में बैठकर उसके हाथों से खेल रही थी।